आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के अंदर में भारत की कृषि की क्या विशेषता है, भारतीय कृषि की क्या विशेषता है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 नंबर में इस तरह का क्वेश्चंस बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के सभी राज्यों के अंदर में और हमारे देश भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब क्या हुआ, हमारे देश के अंदर में अगर खेती बाड़ी नहीं होगा तो कोई भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहले रोटी चाहिए। और रोटी कहाँ से मिलेगा, भोजन कहाँ से मिलेगा, खेती बाड़ी करने से ही मिलेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट भरने के लिए कृषि का तो उत्पादन करना पड़ेगा, खेती बाड़ी तो करना पड़ेगा। तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं करेगा तो उसी तरह में भूखले मर जाएगा। और इसके साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। देश के अर्थव्यवस्था में 24% अकेले ये योगदान दे देता है। कौन, तो कृषि। देखो, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत को कृषि प्रधान राज्य या कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, फिर खेती बाड़ी करने के बाद जो उत्पादन होता है, जो फसल की उत्पादन होता है, उसी फसल में कुछ फसल को अपने लिए भी रख लेता है और इसके साथ ही साथ जो भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है उसको बेच करके अन्य सारे वस्तुओं की प्राप्ति करता है। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं और खेती बाड़ी करने के बाद जो अन्न की प्राप्ति होती है, अगर ज़्यादा हो जाता है उसको बेच करके अन्य सारे वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, अन्य सारी आवश्यक वस्तुओं को पूर्ति करते हैं। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री तो है नहीं, ज़्यादा फैक्ट्री रहता तब ना उस स्थिति में हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तब ना हम लोग को ज़्यादा इनकम की प्राप्ति होती है। और जब ज़्यादा इनकम की प्राप्ति होती है तो हम लोग बाहर से क्या करते, आयात कर लेते। लेकिन हम लोग के पास पैसा का अभाव है। वैसे पैसा का अभाव नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से पैसा का तो अभाव है। अब तुलना कीजिएगा अमेरिका की जनसंख्या से और इंडिया की जनसंख्या से तो बहुत ज़्यादा हर फर्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी उछाल क्यों मार रहा है, अमेरिका इतना शक्तिशाली क्यों है, जनसंख्या की वजह से। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या वहाँ पर रहता, कहाँ पे, अमेरिका में रहता, भारत की जैसे, तो अमेरिका भी अपने देश के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाता। अमेरिका भी अपने राज्यों की जनसंख्या के लिए कुछ नहीं कर पाता। अब बोलेगा सर जी भारत के अंदर में जब ज़्यादा जनसंख्या है इसके कारण से विकास नहीं हो पा रहा है, तो चाइना में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो चाइना का विकास इतने तेज़ी से क्यों हुआ। तो चाइना के अंदर में लोग सब जो है ना, बुर्बक सब नहीं है। चाइना के अंदर में शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगा हुआ है। वहाँ का सरकार फैक्ट्रियों को आने देता है, टैक्स वुक्स नहीं लेता है। बहुत सारे हमारे देश के अंदर में क्या है, कोई भी कंपनी आएगा तो उसी स्थिति में क्या करेगा, पॉलिटिशियन सब राजनीति के करेगा। तो वहाँ पे राजनीति नहीं किया जाता है। वहाँ के सरकार हमेशा ये चाहता है कि दूसरे देश के कंपनी हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करे, उत्पादन करे, क्योंकि उत्पादन करेगा तो उस स्थिति में उसको फ़ायदा होगा ही, ज़्यादा टैक्स वुक्स नहीं लगाता है। और वहाँ पर चाइना के अंदर में प्राकृतिक संसाधन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। समझ रहे हो ना, एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे देश के अंदर में पैसा का अभाव नहीं है, रुपया पैसा का अभाव नहीं है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण से वो पैसा कहाँ है, दिखता ही नहीं है। ठीक जिस तरह से मान के चलिए किसी गांव के अंदर में बहुत सारे परिवार हैं, जिसमें 2 परिवार पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों परिवार का इनकम कितना है, 50,000 है। तो एक में कितना जनसंख्या है, 5 जनसंख्या, 5 व्यक्ति है, और दूसरे में कितना है, 20 आदमी है। तो उस स्थिति में क्या, 20 आदमी रहेगा तो 50,000 20,000 में बढ़ गया, तो बढ़ जाएगा तो उसी दिन पता चलेगा कि कहाँ किसको कितना रुपया दिए। और उसी में 5 आदमी रहेगा तो ज़्यादा का वितरण होगा। तो कम आदमी रहने से क्या होता है, विकास ज़्यादा होगा, और उस स्थिति में क्या होगा, पैसा दिखाई भी पड़ेगा। हमेशा क्या होता है, कम जनसंख्या में ज़्यादा विकास होता है। जिस तरह से किसी घर परिवार के अंदर में कम सदस्य रहेगा तो उस स्थिति में उसका विकास ज़्यादा होगा। ज़्यादा परिवार होने से उसका विकास रुक जाता है। अब ज़्यादा परिवार होने से फ़ायदा भी है, अगर ज़्यादा परिवार में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उस पर जो है शिक्षा में प्रसार किया जाएगा, तो उस स्थिति में उसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ के भारत के अंदर में लोगों के अंदर में स्किल डेवलपमेंट नहीं है। लोगों को मान के चलिए पढ़ लेता है, पढ़ाने की क्षमता ही नहीं है। तरह तरह की बुराइयाँ हैं। तरह तरह की बुराइयाँ का मतलब क्या हुआ, उसको काम करने का हुनर ही नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, बेरोजगार तो होगा ही। सबसे पहले हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के अधिकांश लोग अपने जीवन यापन, जीविका को चलाने के लिए कृषि पर ही निर्भर है। अगर यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री रहता, ज़्यादा तरह तरह के मोबाइल का फैक्ट्री, अब ना है मोबाइल का फैक्ट्री ज़्यादा, पहले कहाँ था, जब बीजेपी सत्ता में नहीं था, इससे पहले 10 साल पहले तो 2-3 गो फैक्ट्री मुश्किल से था। लेकिन जब बीजेपी आया तो आज हम दुनिया में मोबाइल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। हम लोग पहले क्या करते थे, मोबाइल का आयात करते थे। लेकिन जब ये बीजेपी शासन में आया तो उस स्थिति में इन्होंने क्या किया, जितने भी उद्योग फैक्ट्री, जितने भी संस्थापक है उसको निमंत्रण दिया, उसको यहाँ पे भारत के अंदर में उद्योग लगाने के लिए करों में कटौती की, छूट किया, तरह तरह की उसको संभावनाएँ दी, तरह तरह की सुविधाएं दी, जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पर उद्योग फैक्ट्री लग पाया।
समझ रहे हो ना, एक बेहतरीन तरीका से हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। कृषि से संबंधित उत्पादों को बेचकर अन्य सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, अन्य सारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। फिर इसके बाद हम आपको समझाएं कि जनसंख्या के ज़्यादा होने के कारण से यहाँ क्या होता है, ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या ज़्यादा होने से फ़ायदा भी है, अगर उस जनसंख्या पर क्या किया जाए, शिक्षा पर काम किया जाए, उस जनसंख्या पर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, सो तो बात है नहीं। हमारे यहाँ कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी आएगा विदेश से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं, पॉलिटिक्स करने लगते हैं, और उस स्थिति में हम लोग का विकास हो नहीं पाता है। अब बोलिएगा सर जी, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश किए कि चाइना के अंदर में इतना डेवलपमेंट क्यों दिखाई पड़ रहा है। चाइना के अंदर में भी तो ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी चाइना दुनिया में क्यों आगे है। एक्सपोर्ट में अमेरिका को भी यहाँ तक पीछा छोड़ दिया है। एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात के मामले में चाइना अव्वल है अभी, समझ गए ना। हर एक देशों के अंदर में चाइना का सामान बिकता है। अब भारत के हर एक घरों के अंदर में क्या हुआ है, चाइना घुस गया है। ओप्पो, वीवो और तरह तरह के सामान, अभी मोबाइल भी रेडमी का इस्तेमाल कर वो चाइनीज़ कंपनी है। जो भी चीज़ देखिए, भारत के हर एक घरों के अंदर में चाइनीज़ सामान है। लैपटॉप भी डेल कंपनी, ये सब क्या है, जितने भी चीज़ देख रहे हैं अधिकांश चीज़, क्योंकि वो सस्ती प्रोडक्ट्स को बेचता है। कोई भी उत्पादन को इतना बढ़ा देता है, स्केल इतना कर देता है, उत्पादन किसी भी वस्तु को इतना उत्पादन करता है जिसके कारण से वो सस्ता बेचता है, और जहाँ पर भी जाता है तो बाजार को तहस नहस कर देता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भी वो भारत से आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ का सरकार वहाँ के जनता को आगे बढ़ने के लिए लोन तोन देता है, बहुत ज़्यादा सुविधाएँ देती है, और कंपनियों को बहुत ज़्यादा टैक्स में कटौती करता है, जिसके कारण से जितने भी विश्व के बड़े बड़े कंपनी है वहाँ पर सब ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पर उत्पादन करता है। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा एप्पल मोबाइल जो सबसे ज़्यादा महंगा है, उसका उत्पादन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है, नहीं चाइना में होता है। तो वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का माहौल क्या है, जनसंख्या पर काम करता है वहाँ की सरकार। वहाँ पे पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं देखा जाता है, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद अमेरिका के बारे में बताएं। पैसा तो हमारे देश के अंदर में बहुत है, लेकिन जनसंख्या के होने के कारण से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आइए एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भारतीय कृषि की वो 5 खास विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यह देश का आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 हिस्सा, यानी कि 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही डिपेंडेंट है। हम लोग कृषि से संबंधित उत्पादों को बेचकर फिर अन्य सारी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसलिए भारत की क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। पहला भारतीय कृषि की विशेषता में पहला ये बात लिखेंगे, एक बेहतरीन तरीका से लिखिएगा क्योंकि 5 अंक का सवाल है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। हम तो पहले ही बताइए, मनुष्य की सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल गया, भोजन मिल गया, फिर उस स्थिति में हम लोग आवास की ओर ढूंढते हैं, आवास की ओर चलते हैं, और फिर आवास मिल जाता है तो फिर उस स्थिति में अंतिम में चलते हैं किसके लिए, शिक्षा के लिए। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ अगर ज़्यादा फैक्ट्री रहता, ज़्यादा हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन भारत में प्रचुर है, लेकिन हम लोग के पास उतना तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, एक बेहतरीन तरीका से समझिए। अगर उद्योग फैक्ट्री बहुत ज़्यादा रहता तो उस दिन हम लोग खेतीबाड़ी ना करके फैक्ट्री धंधा उसी के अंदर में काम करते तो उससे पैसा होता है। जब ये पैसा होता था उसी पैसा का इस्तेमाल हम दूसरे देश से हम लोग कृषि से संबंधित उत्पादों को मंगा लेते, आयात कर लेते। लेकिन हमारे पास वैसी तो सुविधा है नहीं, ज़्यादा फैक्ट्री तो है नहीं, तो फैक्ट्री नहीं है तो उसी स्थिति में हम लोग को खेतीबाड़ी तो करना ही पड़ेगा। अगर खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो फिर घर परिवार किस तरह से चलाएंगे, वही ना उत्पादन करके हम लोग बेचते हैं, तब अन्य सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। बात को समझने का प्रयास कीजिए, हम क्या कर रहे हैं। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। राहुल, समझने का प्रयास कीजिए। इसे आपको सोशल साइंस में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना राहुल, एक बेहतरीन तरीके से समझ जाते होंगे। कई उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कई सारे उद्योग के अंदर में हम लोग कृषि से ही कच्चा माल लेते हैं, अब फिर चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता है। अगर खेतीबाड़ी नहीं होगा, कृषि से संबंधित कच्चा माल वहाँ पे नहीं ले जाएंगे, जैसे कि गन्ना उद्योग जहाँ पे चीनी और शक्कर का निर्माण होता है। अगर वहाँ पे आप लोग कृषि से संबंधित कच्चा माल के रूप में अगर गन्ना नहीं ले जाइएगा तो चीनी और शक्कर का निर्माण होगा। सूती वस्त्र उद्योग, अगर कपास नहीं ले जाइएगा, कपास एक पौधा होता है, तो सूती वस्त्र का उत्पादन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। कई उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग और बहुत सारे उद्योग हैं जो कि मुख्य रूप से निर्भर करता है कृषि से संबंधित कच्चे माल पर ही। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेशनल इनकम में भारतीय कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये अकेले क्या करता है, 24% कंट्रीब्यूट करता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, हमारे देश के अंदर में एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका कुल रुपया
उसका कुल मूल्य कितना होता है, उसी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। वैसे आप लोग अगर राष्ट्रीय आय के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जा करके यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, या तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, यानी तो सर्च कीजिए राष्ट्रीय आय से क्या समझते हो GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है, क्योंकि हम लोग जो है कृषि से संबंधित उत्पादों को ब्राज़ील हो गया, इसके बाद पाकिस्तान हो गया, इसके बाद देखो नेपाल हो गया, और बहुत सारे देशों के अंदर में उत्तर कोरिया हो गया, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में तो खूबे भेजे, श्रीलंका हो गया, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उस देश के अंदर में, और बहुत सारे पड़ोसी तो छोटे देश नहीं है, बहुत सारे देश के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कृषि से संबंधित उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जब ये निर्यात करेंगे तो उससे बाहर से पैसा आएगा, और जब ये बाहर से पैसा आएगा तो वो इकोनॉमी में सपोर्ट करेगा ना, देश की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करेगा ना। अब यहाँ पे हम लिखा है कुछ और तरीका से, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको किसी और तरीका से, तो बस आप समझने में फोकस कीजिए कि किस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात आपको समझे हुए बात को ही वहाँ पे लिखना है, तब तो थोड़ा पेज भी बढ़ेगा, नहीं तो इतना ही बात लिखिएगा पता चलेगा जो 4 अंक देकर निकल गया क्वेश्चन चेकर, नहीं समझे, एग्जामिनर इतना ही बात लिखिएगा 4 अंक देगा, समझ रहे हो ना। एक बेहतरीन तरीका समझिए, जितनी भी बात हम आपको समझा रहे हैं उन सारी बातों को एक बेहतरीन तरीका से लिखिएगा तो थोड़ा 5 मार्का के हिसाब से पेज भी भरा जाएगा। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि का ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उस स्थिति में हम कृषि से संबंधित उत्पादों को अन्य सारे देशों के अंदर में हम लोग निर्यात भी करते हैं, जिस कारण से बाहर से पैसा आता है डॉलर के रूप में, और जब ये डॉलर के रूप में पैसा आएगा तो ये देश के इकोनॉमी में, देश के नेशनल इनकम में बढ़ोतरी करेगा ना, योगदान देगा ना। एक बेहतरीन तरीका से समझिए, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है, देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। धरातल एवं जलवायु विविधता के कारण, यहाँ देखिए 5वां नंबर क्या लिखे हैं, हम लोग जानते हैं क्या, हमारे सभी राज्यों के अंदर में अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, और जलवायु भी अलग अलग प्रकार की है। धरातल एवं जलवायु विविधता के कारण, जब धरातल एक जैसा नहीं है, जलवायु एक जैसा नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अलग अलग तरह की पौधा भी नहीं उत्पन्न होगा, अलग अलग तरह की फसल का भी नहीं उत्पादन होगा। जैसे पंजाब के अंदर में गेहूं का उत्पादन हम लोग ज़्यादा करते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोग धान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग तरह के फसलों को उपजाया जाता है। इस कारण से होता क्या है, भारत कई फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, जैसे कि गन्ना उत्पादन में, केला के उत्पादन में, अदरक के उत्पादन में, बहुत सारे ऐसे फसल है जिसके उत्पादन में भारत सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है। हम लोग चावल के उत्पादन में भी बढ़िया है, गेहूं के उत्पादन में भी बढ़िया है। ये सब कैसे हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के अंदर में जलवायु और धरातल की विविधता पाई जाती है। जब ये धरातल और जलवायु की विविधता पाई जाएगी, उस स्थिति में फसलों में भी विविधता पाई जाएगी। फसलों में विविधता का मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्रकार की फसलों को उपजा सकेंगे, और जब अलग अलग प्रकार की फसलों को उपजाइएगा तो अलग अलग प्रकार के फसलों को ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, बेचिएगा, निर्यात कीजिएगा। एक बेहतरीन तरीका समझ गए, धरातल एवं जलवायु विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है। यहाँ देखिए 5वां नंबर में हम क्या लिखे हैं, धरातल एवं जलवायु विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है, जिसके कारण हम कई सारे फसलों के उत्पादन में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, अदरक हो गया, और बहुत सारे फसलों के उत्पादन में हम लोग सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतरीन नहीं है, तो बेहतरीन नहीं है तो कमजोरों नहीं कह सकता है। सब चीज़ में तो आगाड़ी, गेहूँ के उत्पादन में आगाड़ी चीनी है, चावल के उत्पादन में आगाड़ी चीनी है, दूसरा पोजीशन पर आते हैं। तो 1 to 10 के अंडर में आते हैं ना, तो इसमें आपका पोजीशन सही रहता है। रैंकिंग में अगर 1 से लेकर 10 के अंदर में आते हैं तो उस स्थिति में आपको खराब नहीं माना जाएगा। आप जाइएगा दूसरे कंट्रीज है, 198 नंबर पाइएगा, 130 नंबर पाइएगा, तो उसमें कदर थोड़ी होगा। लेकिन 1 to 10 में आते हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि हम खराब है, बहुत बढ़िया स्तर है, बहुत बढ़िया लेवल है। तो भारत जो है जलवायु एवं धरातल विविधता के कारण से यहाँ पे भारत के अंदर में क्या पाई जाती है, भारत के अंदर फसलों में विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के फसलों को उपजाया जाता है, जिसके कारण से होता क्या है, जलवायु एवं धरातल विविधता के कारण कई सारे फसलों में भारत अग्रणी है। कई सारे उत्पादन, जैसे चाय के उत्पादन में बताइए तो रहे हैं, चाय के उत्पादन में, गेहूँ के उत्पादन में, अदरक के उत्पादन में, इसके बाद धान के उत्पादन में, ये सारे फसलों के उत्पादन में हम लोग अग्रणी है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी आपको समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। आइए एक बार और एक बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारतीय कृषि की 5 प्रमुख क्या विशेषता है। तो इस प्रश्न को समझाने से पहले हम आपको समझाएं कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। कृषि प्रधान का मतलब क्या हुआ, मुख्य रूप से उस पर डिपेंडेंट होना। जैसे कि मान के चलिए आपको कहा जाएगा कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो लोहा को, खनिज को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, लोहा को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग कहने का मतलब क्या हुआ, अन्य सारे उद्योग उसी पर डिपेंडेंट करता है। लोहा को उद्योगों का जननी क्यों कहा जाता है, उद्योगों का जननी का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री मशीनों का निर्माण करने के लिए, उद्योगों का निर्माण के लिए मुख्य रूप से
लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी पर डिपेंडेंट होता है। प्रधान का मतलब क्या हुआ, मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से उसी पर डिपेंडेंट होना, इसलिए उसको प्रधान। जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को प्रधान क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही प्रधान होगा। बात यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक उसी तरह से भारत के अंदर में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी से जो भी फसल उत्पादन होता है उसको बेच करके अपना जीवन यापन उससे गुजारा करते हैं, इसलिए भारत को भी कहा जाता है कृषि प्रधान देश। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, बार बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि प्रधान या किसी भी चीज़ के अंदर में उसको प्रधान क्यों कहा जाता है। उसी पर जब हम लोग बहुत हद तक निर्भर हो जाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं प्रधान, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी पर ही बहुत हद ज़्यादा तक निर्भर है। खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे तो खाएंगे किस तरह से। अब खेती बाड़ी नहीं भी करते तो पर भी चलता किस स्थिति में, जब हमारे पास डॉलर रहता, जब हमारे पास पैसा रहता है, जब हमारे पास उद्योग फैक्ट्री ज़्यादा धंधा लगता है। क्योंकि मान के चलिए अमेरिका के अंदर में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, क्या अमेरिका के आदमी का पेट नहीं भरता है? उत्तर कोरिया के अंदर में कुछ नहीं होता है, बढ़िया तरीक़ा से नहीं उत्पादन होता है, तो क्या उत्तर कोरिया में के लोगों को पेट नहीं भरता है? जब ज़्यादा पैसा रहेगा तब ना वो कहीं से बाहर से आयात करके अपने नागरिकों के लिए भोजन उपलब्ध करा पाएगा। हालांकि उत्तर कोरिया के बारे में जितना बुरा हो सके उतना बुरा बोलिए, क्योंकि उत्तर कोरिया में तानाशाह है, वहाँ पे जनता के सुख दुख उसका किस तरह से विकास हो पाएगा उसके बारे में थोड़ी किम जोंग उन सोचता है। वो कैसे सोचता है, हमेशा सोचते रहता है किस तरह से हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम परमाणु बम बनाएंगे, किस तरह से हाइड्रोजन बम बनाएंगे, और अमेरिका से हमेशा दुश्मनी, दूसरे देशों के अंदर में दुश्मनी किस तरह से लेंगे। तो ये उत्तर कोरिया के बारे में जितना बुरा हो सके, आप मान के चलिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन इस तरह से केस कटा लिया, आप भी उस तरह से केस कटाइएगा तो आप दुनिया से चले जाइएगा, समझ गए ना। अब उत्तर कोरिया का शासन रो रहा है, किम जोंग उन रो रहा है। अगर उस स्थिति में अगर देश के अंदर कोई भी आदमी नहीं रोएगा तो उस स्थिति में आपको भी हमेशा के लिए रुला देगा, समझ गए ना। बहुत जितने भी भ्रष्ट कानून है, सबसे खराब देश कोई है तो उत्तर कोरिया है, समझ गए ना। वहाँ पे सरकार का कोई भी मतलब नहीं है जनता से, लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया के पास पैसा ज़्यादा है, इस कारण से हम लोग से क्या करता है, सामान को कृषि से संबंधित जैसे दाल चावल गेहूँ मुख्य रूप से यही तो एक्सपोर्ट करते हैं हम ही लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर में, श्रीलंका के अंदर में हम ही लोगों ने क्या किया, उसको चावल दिए, सारा कुछ दिए भोजन के लिए। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। हम किसी भी बात को हटाने की कोशिश नहीं करते रहते हैं, बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है कृषि पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि आप कृषि नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अपना जीवन यापन करने के लिए तो करना ही तो पड़ेगा, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। और कृषि खेती बाड़ी करना बहुत अच्छी भी बात है, ये भारतीय संस्कृति का परंपरा है, हम लोग बचपने से करते आ रहे हैं, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो हम आशा कर सकते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अब आइए भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता क्या है, इसको भी एक बार रिपीट कर लीजिए, एक बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। यहाँ देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। क्यों प्राण है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इसी से चलता है। देश के अकेले ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर देश के नेशनल इनकम में 24% कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है, कृषि करके ही अपना जीवन यापन गुजारा करते हैं। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है, इसके बारे में हम तो समझा दिए। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना उद्योग, जूट उद्योग और बहुत सारे उद्योग के लिए कृषि से संबंधित उत्पाद को ही ले जाया जाता है वहाँ पे उद्योग फैक्ट्री के अंदर में। फिर वहाँ से नई वस्तु का निर्माण करके हम लोग बेचते हैं, जिससे इनकम प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। नेशनल इनकम में इसका योगदान कितना है? 24%। धातल एवं जलवायु विविधता के कारण भारत में फसलों में विविधता पाई जाती है, जिस कारण से तरह तरह के फसलों को उगाया जाता है और कई सारे फसलों के उत्पादन में हम लोग अग्रणी भी है। तो वैसे तो हम इसके बारे में यहाँ पे तो कम लिखा है, लेकिन हम समझाने का बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो कॉपी में लिख लीजिएगा अपने मन से, तो आशा ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए कि आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। अगर इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाए हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हम जो भी वीडियो बनाएंगे अगर शुरू से लेकर अंतिम तक देख लीजिएगा तो ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कोई भी बात आपको समझ में ना आए, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।